बी.एड नोट्स विभिन्न राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। B.Ed 1 सेंट ईयर पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स लेसन 8 लेसन प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड माइक्रो टीचिंग। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। Meaning, a predetermined teaching outline to guide the teacher. Importance, provides order, clarity, confidence, and creativity in teaching. Characteristics of a good lesson plan. 1. Well-planned and objective-oriented. 2. Learner-centered and flexible. 3. Clear, simple, and time-managed. 4. Includes teaching aids and evaluation. 5. Encourages innovation. Merits of Harbarshan 5 Steps of Teaching. 1. Provides clear teaching direction. 2. Based on psychological learning process. 3. Makes knowledge lasting. 4. Promotes active participation. 5. Simplifies complex topics. Meaning and definitions of lesson plan. Lesson plan, a structured framework to achieve teaching objectives. Definitions by Carter V. Good, B. S. Bloom, J. C. Agrawal. Need, organization, confidence, evaluation and innovation. Necessary for making a good lesson plan. 1. Goal-oriented and systematic teaching. 2. Matches student understanding level. 3. Ensures time management. 4. Helps in evaluation and innovation. Necessary for making a good lesson plan. 1. Goal-oriented and systematic teaching. 2. Matches student understanding level. 3. Ensures time management. 4. Helps in evaluation and innovation. Micro-teaching examples. Skills, questioning, explanation, example giving, stimulus, variation. Subjects include law of supply, law of demand, unemployment, central bank. Conclusion. Lesson planning is the backbone of effective teaching. It enhances confidence, organization, and student engagement. Economics Club. अर्थशास्त्र क्लब एक शैक्षणिक संसाधन के रूप में विस्तृत चर्चा। परिचय। आज के समय में शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रह गई है। छात्रों में व्यावहारिक समझ, विश्लेषणात्मक सोच और सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सहपाठ्य गतिविधियां अनिवार्य हो गई हैं। इन्हीं में से एक है अर्थशास्त्र क्लब, जो छात्रों को कक्षा के बाहर भी अर्थशास्त्र की अवधारणाओं को समझने, लागू करने और चिंतनशील बनने में सहायता करता है। अर्थशास्त्र क्लब के उद्देश्य: अर्थशास्त्र की अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, छात्रों में तथ्य आधारित विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच का विकास करना, समूह में कार्य करने की क्षमता और नेतृत्व कौशल विकसित करना, आर्थिक घटनाओं की गहराई से समझ और चर्चा को प्रोत्साहित करना, छात्रों को समाचार, बजट, आर्थिक नीतियों आदि के प्रति जागरूक बनाना। अर्थशास्त्र क्लब की प्रमुख गतिविधियां। गतिविधि विवरण: वर्तमान आर्थिक मुद्दों पर चर्चा जैसे महंगाई, बेरोजगारी, बजट, गरीबी, जनसंख्या, जीएसटी आदि। दीवार पत्रिका, वॉल मैगजीन, आर्थिक विषयों पर आलेख, ग्राफ, डेटा, सूचनाएं प्रदर्शित करना। वित्तीय साक्षरता अभियान, छात्रों को बैंकिंग, बचत, निवेश आदि की जानकारी देना। आर्थिक क्विज व वाद विवाद, छात्रों की जानकारी और विश्लेषण क्षमता को परखना। गेस्ट लेक्चर बटा विशेषज्ञों से वार्ता, बैंक अधिकारियों, प्रोफेसरों, अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित करना। बजट विश्लेषण सत्र, केंद्रीय राज्य बजट के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करना। भूमिका नाटक, रोल प्ले, जैसे एक केंद्रीय बैंक अधिकारी, वित्त मंत्री आदि का अभिनय।
शैक्षिक भ्रमण जैसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, उद्योग, आरबीआई संग्रहालय आदि की यात्रा। अर्थशास्त्र क्लब के लाभ शैक्षणिक दृष्टिकोण से कक्षा की पढ़ाई को जीवंत बनाना, कठिन अवधारणाएं जैसे मांग, पूर्ति, जीडीपी, मुद्रास्फीति को उदाहरणों और गतिविधियों के माध्यम से सरल बनाना। अनुसंधान और प्रस्तुति कौशल का विकास, विद्यार्थी विभिन्न विषयों पर अध्ययन कर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना सीखते हैं। करियर संबंधी मार्गदर्शन, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, वित्तीय योजनाओं आदि क्षेत्रों में करियर के लिए तैयारी। रोजमर्रा के जीवन से जुड़ाव, कैसे बजट बनाना, निवेश करना, मूल्य में परिवर्तन को समझना आदि व्यवहारिक ज्ञान। अध्यापक की भूमिका, क्लब की योजना बनाना और गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करना। छात्रों को विषय चयन, सूचना स्रोत, प्रस्तुति आदि में मार्गदर्शन देना। बाहरी संसाधनों, विशेषज्ञ, समाचार पत्र, वीडियो से क्लब को समृद्ध करना। छात्रों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, विद्यार्थियों की सहभागिता, प्रस्तुति, सामग्री की गुणवत्ता आदि के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन किया जा सकता है। दीर्घकालीन परियोजनाओं या दीवार पत्रिका के माध्यम से छात्रों का प्रदर्शन आंका जा सकता है। निष्कर्ष, अर्थशास्त्र क्लब न केवल शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार करता है, बल्कि छात्रों को एक जागरूक नागरिक भी बनाता है, जो देश की आर्थिक नीतियों, बजट, योजनाओं और बाजार की प्रवृत्तियों को समझने में सक्षम होता। यह क्लब ज्ञान, कौशल और व्यवहार तीनों स्तरों पर छात्रों का विकास करता है और अर्थशास्त्र जैसे विषय को सजीव, व्यावहारिक और प्रासंगिक बनाता है। शैक्षिक भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? Why field trip is important? 1. व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, प्रैक्टिकल लर्निंग। कक्षा में जो सिद्धांत या अवधारणाएं पढ़ाई जाती हैं, उन्हें जब छात्र वास्तविक जीवन में देखता और अनुभव करता है, तो समझ और स्मृति दोनों में सुधार होता है। उदाहरण, यदि छात्र बैंक या उद्योग का दौरा करते हैं, तो वे पूंजी, श्रम, उत्पादन जैसे सिद्धांतों को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। 2. सीखने में रुचि और उत्साह, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। शैक्षिक भ्रमण छात्रों के लिए सीखने को रोचक और आनंददायक बना देता है। यह पारंपरिक कक्षा शिक्षण से हटकर कुछ नया अनुभव प्रदान करता है। 3. सामाजिक एवं संप्रेषण कौशल का विकास, सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स। छात्र जब समूह में यात्रा करते हैं, तो उनमें सामूहिकता, अनुशासन, सहयोग और संवाद जैसे गुण विकसित होते हैं। 4. मूल्य और व्यवहार का विकास, वैल्यू बेस्ड लर्निंग। भ्रमण के दौरान छात्र विविध जीवन शैलियों, संस्कृतियों और कार्य प्रणालियों को देखते हैं, जिससे उनमें सम्मान, सहिष्णुता और जिम्मेदारी की भावना आती है। 5. स्मरण शक्ति और अनुभव आधारित शिक्षा, मेमोरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जो बातें छात्र भ्रमण के दौरान स्वयं अनुभव करते हैं, वे उन्हें लंबे समय तक याद रहती हैं। 6. करियर मार्गदर्शन, करियर एक्सपोजर। बैंक, फैक्ट्री, कोर्ट, समाचार चैनल, संग्रहालय जैसे स्थानों पर जाकर छात्र विभिन्न पेशों की जानकारी प्राप्त करते हैं, जो उनके भविष्य के करियर चुनाव में सहायक होता है। 7. अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यात्रा के दौरान छात्रों को समय का पालन, नियमों का अनुसरण और व्यक्तिगत जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व विकास होता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। शैक्षिक भ्रमण शिक्षा को पुस्तक केंद्रित से जीवन केंद्रित बनाता है। यह छात्रों को न केवल ज्ञान देता है, बल्कि उन्हें जीवन के प्रति जागरूक, जिम्मेदार और व्यावहारिक बनाता है। इसलिए शैक्षिक भ्रमण किसी भी विषय की समझ को गहरा करने और संपूर्ण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रीलिमिनरी एफर्ट्स ऑफ द टीचर फॉर फील्ड ट्रिप्स। उद्देश्य निर्धारण, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। भ्रमण का शैक्षिक उद्देश्य क्या है,
यह स्पष्ट रूप से तय करना आवश्यक है। यह भ्रमण पाठ्यक्रम से किस प्रकार संबंधित है? उदाहरण, अर्थशास्त्र के लिए बैंक, उद्योग, मंडी का भ्रमण। भूगोल के लिए नदी, पहाड़ या मौसम वेधशाला। इतिहास के लिए संग्रहालय या ऐतिहासिक स्थल। दो स्थान का चयन, सिलेक्शन ऑफ साइट। ऐसे स्थान का चयन करना जो विद्यार्थियों की उम्र, पाठ्य विषय और रुचि के अनुरूप हो। स्थान की दूरी, पहुंचने का साधन, सुरक्षा व्यवस्था आदि का ध्यान रखना। पहले से वहां संपर्क करना और अनुमति लेना। 3. अनुमति प्राप्त करना, गेटिंग अप्रूवल्स। विद्यालय प्रशासन से अनुमति लेना। विद्यार्थियों के अभिभावकों से लिखित सहमति पत्र, कंसेंट लेटर लेना। चिकित्सा या विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की जानकारी एकत्र करना। 4. योजना निर्माण, प्लानिंग द ट्रिप। भ्रमण की तारीख, समय, स्थान, कार्यक्रम, खर्च, भोजन, वाहन, शिक्षकों की ड्यूटी आदि का विस्तृत कार्यक्रम बनाना। छात्रों को यात्रा के नियम, समयबद्धता और अनुशासन की जानकारी देना। 5. संपर्क व समन्वय, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन। भ्रमण स्थल के प्रभारी अधिकारियों से पहले से बात करना। बस वाहन की बुकिंग करना। गाइड या विशेषज्ञ व्यक्ति को आमंत्रित करना यदि आवश्यक हो। साथ जाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों का चयन और जिम्मेदारियां तय करना। 6. सामग्री और उपकरणों की तैयारी, मटेरियल्स, लॉजिस्टिक्स। फर्स्ट एड बॉक्स, छात्र सूची, मोबाइल नंबर, आपातकालीन नंबर, भोजन व्यवस्था, पानी की बोतलें, आवश्यक दवाइयां आदि तैयार रखना। शिक्षण से संबंधित सामग्री जैसे प्रश्न पत्र, वर्कशीट, नोटबुक आदि भी साथ रखना। 8. सुरक्षा प्रबंधन, सेफ्टी अरेंजमेंट्स। छात्र शिक्षक अनुपात का ध्यान रखना, जैसे 10:01। सभी छात्रों की उपस्थिति लेना और गंतव्य तक आते जाते समय नियमित गिनती करना। किसी भी आपात स्थिति के लिए वैकल्पिक योजना, बैकअप प्लान तैयार रखना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। शिक्षक की प्रारंभिक तैयारी ही शैक्षिक भ्रमण को सार्थक, शिक्षाप्रद और सुरक्षित बनाती है। यदि योजना व्यवस्थित हो तो यह गतिविधि छात्रों के लिए एक जीवन भर का अनुभव बन सकती है। 3. अनुमति और सहमति पत्र, परमिशंस, कंसेंट फॉर्म्स। विद्यालय प्रशासन से औपचारिक अनुमति प्राप्त करना। छात्रों के अभिभावकों से लिखित सहमति पत्र लेना। यदि कोई छात्र विशेष देखभाल में है तो उसकी जानकारी भी लेना। 4. यातायात व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। बस या वाहन की बुकिंग करना। ड्राइवर और वाहन की सुरक्षा जांच सुनिश्चित करना। छात्रों की गिनती यात्रा के हर चरण में करना। 5. शिक्षक और सहायक कर्मचारियों की ड्यूटी तय करना, टीचर स्टाफ ड्यूटीज। भ्रमण में साथ जाने वाले शिक्षकों की सूची बनाना। जिम्मेदारियां तय करना, जैसे समूह प्रभारी, उपस्थिति, भोजन प्रभारी, प्राथमिक उपचार प्रभारी आदि। 9. शैक्षिक सामग्री का प्रबंध, एजुकेशनल मटेरियल्स। छात्रों के लिए नोटबुक, प्रश्नावली, वर्कशीट, पेन पेंसिल आदि का प्रबंध करना। विषय से संबंधित अवलोकन करने को कहना। 10. दस्तावेजीकरण और मूल्यांकन, डॉक्यूमेंटेशन, इवैल्यूएशन। भ्रमण के दौरान फोटो, वीडियो या नोट्स रखना। लौटकर छात्रों से रिपोर्ट, अनुभव लेखन, प्रोजेक्ट कार्य कराना। छात्रों की सहभागिता का मूल्यांकन करना। अन्य जरूरी प्रबंध। क्रम कार्य विवरण। एक उपस्थिति रजिस्टर, छात्रों की गिनती और नामों की सूची बनाना। 2. समूह निर्माण, छात्रों को छोटे समूहों में बांटना और एक प्रभारी तय करना। 3. पहचान पत्र, छात्रों को आईडी कार्ड पहनाना। 4. अनुशासन व्यवस्था, अनुशासन संबंधी निर्देश देना और उसका पालन सुनिश्चित करना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। शिक्षक का प्रबंधन ही शैक्षिक भ्रमण की सफलता की कुंजी है।
यदि शिक्षक पहले से योजनाबद्ध, जिम्मेदार और सतर्क रहते हैं तो भ्रमण एक सुरक्षित, व्यवस्थित और ज्ञानवर्धक अनुभव बनता है। 4. प्रिकॉशन इन ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप। पूर्व योजना, प्रॉपर प्लानिंग। भ्रमण की तारीख, समय, स्थान और उद्देश्य पहले से स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। भ्रमण स्थल का पूर्व निरीक्षण, प्री विजिट करें ताकि संभावित जोखिमों को पहचाना जा सके। 3. छात्रों की सुरक्षा का विशेष ध्यान, स्टूडेंट सेफ्टी। सभी छात्रों को आईडी कार्ड और नामपत्र पहनने को कहें। प्रत्येक बस या समूह में एक शिक्षक प्रभारी अवश्य रखें। छात्र शिक्षक अनुपात संतुलित रखें, जैसे 10:01। छात्रों को समूह से अलग न जाने की सख्त हिदायत दें। 4. यातायात व्यवस्था की जांच, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी। बस वाहन की तकनीकी स्थिति की पहले से जांच कर लें। अनुभवी और लाइसेंसधारी चालक ही रखें। यात्राओं में सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ध्यान रखें। 5. प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड रेडीनेस। फर्स्ट एड किट हमेशा साथ रखें जिसमें जरूरी दवाइयां, बैंडेज, डेटॉल, कॉटन आदि हों। एक शिक्षक या कर्मचारी प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित हो तो बेहतर है। 6. आपातकालीन योजना, इमरजेंसी प्लानिंग। छात्रों, शिक्षकों और ड्राइवर के पास एक दूसरे के संपर्क नंबर हों। नजदीकी अस्पताल और पुलिस स्टेशन की जानकारी साथ रखें। मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा की योजना बनाएं। 7. अनुशासन बनाए रखना, मेंटेनिंग डिसिप्लिन। यात्रा से पहले छात्रों को स्पष्ट रूप से आचरण नियम, कोड ऑफ कॉन्डक्ट समझाएं। शालीन भाषा, स्वच्छता और सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करने के निर्देश दें। 8. भोजन और पानी की व्यवस्था, फूड वाटर प्रिकॉशंस। साफ और सुरक्षित भोजन तथा पानी की व्यवस्था करें। यदि बाहर खाना है तो केवल विश्वसनीय स्थानों से ही करवाएं। छात्रों को साथ में पानी की बोतल और हल्का नाश्ता लाने को कहें। 9. उपस्थिति की निगरानी, अटेंडेंस मॉनिटरिंग। यदि ट्रैवल एजेंसी या टूर गाइड लिया गया है तो उसका पंजीकरण और अनुभव अवश्य जांचें। केवल विश्वसनीय और अनुभवी एजेंसी से ही सेवा लें। 10. विषय से जुड़ी गतिविधियों का समावेश, एजुकेशनल रेलेवेंस। भ्रमण केवल पर्यटन नहीं बल्कि शिक्षण उद्देश्य से होना चाहिए। छात्रों को वर्कशीट, अवलोकन पत्र या रिपोर्ट कार्य देना चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। शैक्षिक भ्रमण एक अविस्मरणीय और उपयोगी अनुभव हो सकता है यदि शिक्षक सावधानी पूर्वक उसका संचालन करें। पूर्व योजना, सुरक्षा प्रबंध और स्पष्ट नियमों का पालन करके भ्रमण को शैक्षिक, सुरक्षित और अनुशासित बनाया जा सकता है। रिपोर्ट ऑन फील्ड विजिट अंडरटेकन। परिचय। हमारे विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास हेतु 15 सितंबर 2025 को एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया गया। यह भ्रमण मथुरा के समीप स्थित गोवर्धन जैविक कृषि फार्म पर किया गया, जिसका उद्देश्य जैविक खेती की आधुनिक एवं पारंपरिक विधियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना था। भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान देना, पर्यावरण संवेदनशील कृषि विधियों की जानकारी प्रदान करना, जैविक खाद, कीटनाशकों और सिंचाई प्रणालियों को समझना। मुख्य गतिविधियां। फार्म के प्रबंधक द्वारा जैविक खेती के बारे में प्रस्तुति दी गई। वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद बनाने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष देखा गया। टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन प्रणाली का अवलोकन किया गया। छात्रों ने खेतों में काम कर रहे किसानों से बातचीत की और उनके अनुभव सुने। अंत में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और उत्तर पाने का अवसर मिला। सीखी गई बातें। रासायनिक खादों के बजाय जैविक खाद का उपयोग मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जैविक खेती में पानी की बचत होती है और यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है। स्थानीय संसाधनों से भी अच्छी खेती की जा सकती है।
निष्कर्ष, यह क्षेत्र भ्रमण विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी रहा। इससे उन्हें न केवल जैविक खेती की तकनीकों की जानकारी मिली, बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भी एहसास हुआ। ऐसे शैक्षणिक भ्रमण भविष्य में भी किए जाने चाहिए ताकि विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। 6. एग्जिबिशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की अवधारणाओं को सरल बनाना। ऑडियो विजुअल माध्यमों द्वारा जटिल आर्थिक अवधारणाओं को रोचक और समझने योग्य बनाना। छात्रों में व्यावहारिक समझ विकसित करना। छात्रों को वास्तविक जीवन के आर्थिक परिदृश्यों से जोड़ना, जैसे मांग और आपूर्ति, मुद्रा, बजट, विकास, मुद्रास्फीति आदि। दृश्य और श्रव्य अनुभव के माध्यम से शिक्षा को प्रभावशाली बनाना। ऑडियो विजुअल प्रस्तुति द्वारा विषय वस्तु को अधिक आकर्षक और यादगार बनाना। रुचि और भागीदारी बढ़ाना। छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि जगाना और उन्हें प्रदर्शनी में सक्रिय भाग लेने हेतु प्रेरित करना। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जिबिशंस इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में प्रदर्शनी का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जिबिशंस इन इकोनॉमिक्स। हिंदी। सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग। अर्थशास्त्र की प्रदर्शनी छात्रों को सिखाती है कि किताबों में पढ़े गए सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जाता है। जटिल अवधारणाओं को सरल बनाना। मांग और आपूर्ति, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, बजट आदि जैसे कठिन विषयों को चित्रों, मॉडल, चार्ट और वीडियो के माध्यम से समझाना आसान हो जाता है। रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा। छात्र अपनी परियोजनाओं और प्रस्तुतियों के माध्यम से अर्थशास्त्र को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। समूह में कार्य करने की क्षमता। प्रदर्शनी में भाग लेने से छात्रों में टीम वर्क, नेतृत्व और सहयोग की भावना विकसित होती है। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के प्रति जागरूकता। प्रदर्शनी के माध्यम से गरीबी, बेरोजगारी, बजट घाटा, डिजिटल भुगतान, जीएसटी जैसे समसामयिक मुद्दों को उजागर किया जाता है। संचार कौशल का विकास। छात्र अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना सीखते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र विषय की प्रकृति के अनुसार। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मानव व्यवहार, संसाधनों का आवंटन, उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित है। पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो इन पहलुओं को स्पष्ट रूप से कवर करे। 2 विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था के अनुसार। पाठ्यचर्या को छात्रों की आयु, समझ और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। 3 राष्ट्रीय और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार। पाठ्यचर्या में आर्थिक योजनाओं, सतत विकास, स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। 4 व्यावहारिकता और उपयोगिता का सिद्धांत। अर्थशास्त्र की शिक्षा छात्रों के दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। उसमें रोजगार, बजट, बैंकिंग, टैक्स आदि की जानकारी शामिल होनी चाहिए। शिक्षा को दिशा प्रदान करना। पाठ्यचर्या शिक्षकों और छात्रों को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, जिससे वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति। एक अच्छी पाठ्यचर्या समाज और राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। व्यक्तित्व विकास। यह छात्र के बौद्धिक, नैतिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक होती है। नैतिक और नागरिक मूल्यों का विकास। यह छात्रों में उत्तरदायित्व, ईमानदारी और देशभक्ति जैसे गुणों का विकास करती है। व्यावसायिक योग्यता। अर्थशास्त्र की पाठ्यचर्या छात्रों को भविष्य के आर्थिक निर्णय लेने के लिए तैयार करती है। मुख्य सिद्धांत। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। बाल केंद्रितता। पाठ्यचर्या छात्रों की रुचि, योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए।
समाजोपयोगिता, सोशल यूजफुलनेस, पाठ्यचर्या में ऐसे विषय शामिल हों जो समाज की भलाई में सहायक हों। संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, पाठ्यचर्या में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए संतुलित विषय वस्तु होनी चाहिए। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, यह बदलते समय, तकनीक और आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित की जा सके। निरंतरता और क्रमबद्धता, कंटिन्यूटी एंड विषय वस्तु इस प्रकार होनी चाहिए कि वह क्रमबद्ध हो और एक कक्षा से दूसरी कक्षा तक तार्किक रूप से जुड़ी हो। मुख्य सिद्धांत, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। बाल केंद्रितता, पाठ्यचर्या छात्रों की रुचि, योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। समाजोपयोगिता, सोशल यूजफुलनेस, पाठ्यचर्या में ऐसे विषय शामिल हों जो समाज की भलाई में सहायक हों। संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, पाठ्यचर्या में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए संतुलित विषय वस्तु होनी चाहिए। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, यह बदलते समय, तकनीक और आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित की जा सके। निरंतरता और क्रमबद्धता, कंटिन्यूटी एंड विषय वस्तु इस प्रकार होनी चाहिए कि वह क्रमबद्ध हो और एक कक्षा से दूसरी कक्षा तक तार्किक रूप से जुड़ी हो। अर्थशास्त्र, पाठ्यचर्या की विषय वस्तु का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ इकोनॉमिक्स करिकुलम। अर्थशास्त्र की पाठ्यवस्तु को इस प्रकार संगठित करना चाहिए कि यह छात्रों के बौद्धिक स्तर, सामाजिक आवश्यकता और राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हो। विषय वस्तु को संगठित करने के प्रमुख 3 तरीके हैं। एक सांद्र विधि, कॉन्सेंट्रिक मेथड। परिभाषा, इस विधि में किसी विषय वस्तु को पहले एक आधारभूत स्तर पर पढ़ाया जाता है और फिर उसी विषय को अगली कक्षाओं में अधिक विस्तार, गहराई और जटिलता के साथ दोहराया जाता है। पक्ष में तर्क, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। छात्र धीरे धीरे कठिन विषयों को समझ पाते हैं। पूर्व ज्ञान पर आधारित अध्ययन होता है। पुनरावृत्ति से याददाश्त मजबूत होती है। विषय की गहराई को चरणबद्ध तरीके से समझाया जा सकता है। विपक्ष में तर्क, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। विषय की बार बार पुनरावृत्ति से छात्रों को ऊब हो सकती है। पहले पढ़ी गई सामग्री को दोहराना समय की बर्बादी लग सकती है। यदि पिछली कक्षा में सही तरीके से न पढ़ाया गया हो तो आगे समझना कठिन हो जाता है। विषयात्मक विधि, टॉपिकल मेथड। परिभाषा, इस विधि में किसी भी विषय को एक बार में ही पूरा और गहराई से पढ़ाया जाता है। एक विषय खत्म होने के बाद ही नया विषय शुरू किया जाता है। पक्ष में तर्क, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। विषय का संपूर्ण ज्ञान एक बार में हो जाता है। अध्यापक को पढ़ाने में निरंतरता और स्पष्टता रहती है। छात्र किसी एक विषय पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। विपक्ष में तर्क, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। यदि विषय जटिल हो तो छात्र भ्रमित हो सकते हैं। पूर्व ज्ञान की कमी के कारण गहराई से समझना मुश्किल हो सकता है। विषयों के बीच तारतम्यता नहीं बन पाती। इकाई विधि, यूनिट मेथड। परिभाषा, इस विधि में पाठ्यवस्तु को छोटी छोटी इकाइयों, यूनिट्स में बांटा जाता है। प्रत्येक इकाई में एक प्रमुख विषय और उससे संबंधित उपविषय शामिल होते हैं। पक्ष में तर्क, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। छात्रों को पढ़ाई को छोटे छोटे भागों में समझना आसान होता है। प्रत्येक इकाई के बाद मूल्यांकन करना आसान होता है। पढ़ाई में व्यवस्थितता और क्रमबद्धता बनी रहती है। विपक्ष में तर्क, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। इकाइयों को जोड़ने में कठिनाई हो सकती है। कभी कभी इकाइयां बहुत संक्षिप्त या बहुत विस्तृत हो सकती हैं। विषय का समग्र दृष्टिकोण, हॉलिस्टिक व्यू, नहीं मिल पाता। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अर्थशास्त्र की पाठ्यवस्तु को इस प्रकार संगठित किया जाना चाहिए कि वह छात्रों के मानसिक स्तर, सामाजिक आवश्यकता और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो।
सांद्र विधि जहां दोहराव और गहराई का लाभ देती है, वहीं विषयात्मक विधि में पूर्णता और फोकस होता है। इकाई विधि छात्रों को समझने और मूल्यांकन में मदद करती है। सबसे उपयुक्त तरीका एक संयोजनात्मक दृष्टिकोण इंटीग्रेटेड अप्रोच हो सकता है, जहां इन तीनों विधियों के लाभों को मिलाकर एक प्रभावी पाठ्यचर्या बनाई जाए। विभिन्न स्तरों पर अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम की रूपरेखा, आउटलाइन ऑफ इकोनॉमिक्स सिलेबस एट डिफरेंट स्टेजेस। कक्षा 9 प्रारंभिक परिचय इंट्रोडक्टरी स्टेज। यह स्तर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय न होकर इतिहास, भूगोल व नागरिक शास्त्र के साथ मिलकर पढ़ाया जाता है। मुख्य विषय वस्तु: कृषि का महत्व, ग्राम अर्थव्यवस्था, संसाधन व रोजगार, बजट और बचत का अर्थ, उपभोक्ता अधिकार। कक्षा 10 बुनियादी अर्थशास्त्र फाउंडेशन लेवल इकोनॉमिक्स। अब अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान में एक स्वतंत्र इकाई यूनिट के रूप में पढ़ाया जाता है। मुख्य विषय वस्तु: विकास का अर्थ और संकेतक, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, मुद्रा और बैंकिंग का परिचय, वैश्वीकरण और उपभोक्ता जागरूकता। कक्षा 11 विश्लेषणात्मक स्तर एनालिटिकल स्टेज। अब अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय होता है और दो भागों में बांटा जाता है। PARTA स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, सांख्यिकीय उपकरण, माध्य, माध्यिका, बहुलक, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति, इंडेक्स नंबर्स, कोरिलेशन। PARTB इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत की स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक स्थिति, योजनाएं और विकास मॉडल, मानव पूंजी, रोजगार, गरीबी, पर्यावरण और सतत विकास। कक्षा 12 विशेषज्ञता स्तर स्पेशलाइज्ड स्टेज। PARTA इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उपभोक्ता व्यवहार, मांग और आपूर्ति, उत्पादन और लागत, बाजार के प्रकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार आदि। PARTB इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, मुद्रा और बैंकिंग, सरकारी बजट और कर प्रणाली, विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन। अर्थशास्त्र सिलेबस की आलोचनात्मक समीक्षा, क्रिटिकल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स सिलेबस, सकारात्मक पक्ष स्ट्रेंथ्स, समग्र दृष्टिकोण विषय वस्तु में माइक्रो, मैक्रो, सांख्यिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था सभी शामिल हैं। राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर ध्यान, वैश्वीकरण, सतत विकास, पर्यावरण जैसे समसामयिक मुद्दों को जोड़ा गया है। आधुनिक आर्थिक अवधारणाओं की झलक, जैसे वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता अधिकार, बैंकिंग प्रणाली। एनसर्ट और NCF के अनुरूप पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, ग्राफ और डेटा एनालिसिस के माध्यम से व्यवहारिक समझ बढ़ती है। नकारात्मक पक्ष वीकनेसेस, अत्यधिक सैद्धांतिक थियोरेटिकल प्रवृत्ति, व्यवहारिक और स्थानीय स्तर की आर्थिक गतिविधियों को कम स्थान मिला है। ग्रामीण और शहरी असमानता की समझ अधूरी, विशेष रूप से भारत जैसे विविधता वाले देश में छात्रों को जमीनी स्तर की जानकारी नहीं मिल पाती। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, सांख्यिकी और टूल्स पढ़ाने हेतु अनेक स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं। अर्थशास्त्र की भाषा कठिन, कई अवधारणाएं जैसे इलास्टिसिटी, बजटेरी डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स छात्रों के लिए कठिन होती हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कम, डेटा एनालिसिस, ग्राफ टूल्स, स्प्रेडशीट, एक्सेल आदि का सीमित उपयोग होता है, जो 21वीं सदी के कौशल के लिए आवश्यक हैं। सुझाव सजेशंस।
स्थानीय अर्थव्यवस्था का समावेश करें, जैसे राज्य विशेष की कृषि, उद्योग, रोजगार आदि। इंटरैक्टिव एवं डिजिटल टूल्स का प्रयोग, जैसे डेटा चार्टिंग, वीडियो केस स्टडी। कौशल आधारित आकलन, एमसीक्यू, केस स्टडी, ग्रुप डिस्कशन को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा, नई आर्थिक अवधारणाओं और तकनीकी टूल्स के लिए। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को प्राथमिकता, जिससे छात्रों को डूइंग इकोनॉमिक्स की समझ मिले। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हाई स्कूल स्तर पर अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम छात्रों को न केवल आर्थिक विषयों की समझ देता है, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक और सूझबूझ वाला उपभोक्ता भी बनाता है। हालांकि पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन और व्यवहारिकता का समावेश किया जाए तो यह और अधिक प्रभावी बन सकता है। अर्थशास्त्र विषय का रूपरेखा, करिकुलम आउटलाइन, हरियाणा बोर्ड HBSE। नीचे कक्षा 12 का सिलेबस 2025-26 से मुख्य इकाइयां और विषय वस्तु संक्षिप्त रूप में। खंड, पाठ, इकाई, यूनिट, विषय वस्तु, सबटॉपिक्स, प्रमुखत। पार्ट ए, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। 1, माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय। अर्थशास्त्र क्या है, माइक्रो व मैक्रो अर्थशास्त्र में अंतर, अर्थव्यवस्था के प्रकार, केंद्रीय समस्याएं आदि। कॉलेज सर्च +1, 2, उपभोक्ता व्यवहार और मांग विश्लेषण, कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड एनालिसिस। बजट, बजट रेखा, उपभोक्ता की वरीयताएं, मांग क्या है, मांग वक्र, मांग के निर्धारक, मांग की लोच आदि। कॉलेज सर्च +1, 3, उत्पादन फलन व लागत, प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट्स, उत्पादन की अवधारणाएं, कुल, औसत, सीमांत, उत्पादन फलन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, लागत के प्रकार, फिक्स्ड, वेरिएबल, कुल, औसत, सीमांत, लागत कर्व आदि। कॉलेज सर्च +1, 4, बाजार संतुलन, मार्केट एक्विलिब्रियम, बटा आपूर्ति व लाभ अधिकतमकरण, सप्लाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फर्म की स्थिति, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, श्रेणियां, आपूर्ति वक्र, कीमत निर्धारण आदि। कॉलेज सर्च +1, पार्ट बी, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। 1, राष्ट्रीय आय एवं मूल अवधारणाएं, नेशनल इनकम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, GDP, GNP, NNP, राष्ट्रीय आय लेखांकन इत्यादि। कॉलेज सर्च +1, 2, मुद्रा व बैंकिंग, मनी बैंकिंग, मुद्रा के प्रकार, बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा आपूर्ति आदि। कॉलेज सर्च +1, 3, आय एवं रोजगार निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, आय निर्णय सिद्धांत, रोजगार कैसे निर्धारित होता है आदि। कॉलेज सर्च +1, 4, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट बजट, दी इकोनॉमी, राजस्व व व्यय, बजट संतुलन, सरकार की भूमिका आदि। कॉलेज सर्च +1, 5, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी एवं समष्टि अर्थशास्त्र, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन आदि। कॉलेज सर्च +1, सिलेबस के दोष बटा कमियां, डिफेक्ट्स इन द करिकुलम। नीचे कुछ प्रमुख समस्याएं जो इस सिलेबस में देखी जा सकती हैं। बहुत अधिक थ्योरी प्रधानता, अधिकांश विषयों में अवधारणाएं, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ही ज्यादा हैं। उदाहरण के लिए उत्पादन लागत, मांगापूर्ति की लोच आदि। व्यावहारिक उदाहरणों, केस स्टडीज या व्यावहारिक अनुप्रयोग, रियल लाइफ एप्लीकेशंस का समावेश कम है। अलगाव, सेगमेंटेशन की समस्या, माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र की इकाइयां स्पष्ट हैं, लेकिन उनकी आपसी कड़ियां, इंटरडिपेंडेंस, जैसे कि उत्पादन लागत पर सरकारी बजट या कर नीति कैसे असर डालती है, कम उजागर होती हैं। क्रियाकलापों व अभ्यास की कमी, प्रोजेक्ट, मॉडल, फील्ड वर्क, लोकप्रिय मीडिया या समाचारों से उदाहरणों के उपयोग का स्थान कम है। इससे छात्रों की समझ विचारों तक सीमित रह जाती है। समय प्रबंधन की चुनौतियां, इकाइयों का बंटवारा और अंक आवंटन कुछ इकाइयों के लिए भारी व कुछ के लिए कम है।
उदाहरण स्वरूप उत्पादन फलन व लागत इकाई पर बहुत अधिक अंक हैं, जिससे वह इकाई अन्य इकाइयों की तुलना में अधिक समय ले लेती है। कॉलेज सी। स्थानीय अप्रदर्शन मुद्दे। ग्रामीण या छोटे स्कूलों में शिक्षण सामग्री व संसाधनों की कमी। शिक्षकों का प्रशिक्षण व विशेषज्ञता कुछ विषयों में सीमित हो सकती है, जैसे निवेश, खुले अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, बैंकिंग नीतियां आदि। संप्रेषण भाषा की समस्या। हिंदी माध्यम में कभी भी अर्थशास्त्र की शब्दावली, टर्मिनोलॉजी की हिंदी व्याख्या पर्याप्त स्पष्ट नहीं होती, जिससे छात्रों को अर्थ समझने में कठिनाई होती है। प्रासंगिकता, रेलेवेंस की कमी। मौजूदा आर्थिक परिवर्तनों जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था, वित्तीय समावेशन, कर परिवर्तन, वैश्विक मुद्रास्फीति, जलवायु परिवर्तन आदि को पाठ्यक्रम में पर्याप्त शामिल नहीं किया गया है, जिससे सिलेबस थोड़ा पुराना लग सकता है। सुधार हेतु सुझाव, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। नीचे कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं जिनकी मदद से अर्थशास्त्र सिलेबस को और बेहतर बनाया जा सकता है। व्यावहारिक उदाहरण और केस स्टडीज शामिल करें, जैसे स्थानीय कृषि उद्योग, सरकार की नीतियां, नए कर कानून, सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि को उदाहरण के रूप में लाना। छात्रों को समाचार लेख, आर्थिक रिपोर्ट आदि पढ़ने और चर्चा करने की प्रेरणा देना। प्रोजेक्ट कार्य, फील्ड वर्क एवं शोधगत गतिविधियां बढ़ाना। उदाहरण के लिए विद्यार्थी स्थानीय बाजारों की मांगापूर्ति का अध्ययन करें, छोटे सर्वे करें, डेटा संग्रह करें और विश्लेषण करें। इससे सांख्यिकी व अर्थशास्त्र के अवधारणाएं अधिक समझ में आएंगी। समय वितरण में संतुलन। प्रत्येक इकाई के लिए समय और अंक आवंटन की समीक्षा करें। ऐसी इकाइयां जिन्हें अधिक समय चाहिए हो, उन पर अधिक संसाधन देना और सरल यूनिटों को संतुलित करना। अद्यतन विषय वस्तु शामिल करना। डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई वाणिज्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण नीतियां, ग्लोबल ट्रेड वार आदि। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंकिंग सेवाएं, क्रेडिट कार्ड, ऋण, कर, निवेश आदि की मूल समझ। शिक्षक प्रशिक्षण और सामग्री उपलब्धता सुधारना। शिक्षकों को विषय की गहरी समझ, अर्थशास्त्र की नई अवधारणाएं और आधुनिक उदाहरणों व शिक्षण विधियों, पेडागोजिस में प्रशिक्षित करना। हिंदी में उपयुक्त पाठ्य सामग्री, वीडियो वार्ताएं, ग्राफिक्स आदि उपलब्ध कराना। आकलन पद्धति में विविधता, असेसमेंट वैरायटी। केवल परीक्षा थ्योरी तक सीमित न रखें, मौखिक परीक्षा, प्रेजेंटेशन, ग्रुप चर्चा, पोर्टफोलियो आदि शामिल हों। इससे छात्रों की सोच, विश्लेषण क्षमता, रचनात्मकता बढ़ेगी। सिलेबस की पुनरावलोकन प्रक्रिया स्थापित करना। प्रत्येक 3-5 वर्ष बाद पाठ्यक्रम की समीक्षा होनी चाहिए, ताकि विकासशील आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी बदलावों के अनुसार बदलाव हो सके। भाषा एवं पारिभाषिक साफसफाई। हिंदी माध्यम में अर्थशास्त्र की तकनीकी शब्दावली साफ हो। छात्रों को पारिभाषिक शब्दों की सूची और उदाहरण दिए जाएं। इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री। Discuss the importance and place of textbooks in the teaching learning process, especially in शिक्षणाधिगम प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तकों का महत्व, विशेष रूप से अर्थशास्त्र विषय में। पाठ्य पुस्तकों का शिक्षण प्रक्रिया में स्थान। पाठ्य पुस्तकें शिक्षण का एक आधारभूत उपकरण हैं। ये केवल जानकारी का स्रोत नहीं होती, बल्कि वे विद्यार्थी और शिक्षक के बीच ज्ञान का एक पुल बनाती हैं। पाठ्य पुस्तकें निर्देशित शिक्षा, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रदान करती हैं। यह छात्रों को एक समान दिशा में अध्ययन करने का मार्ग देती हैं। शिक्षक इन्हीं के आधार पर पाठ योजना, लेसन प्लान तैयार करते हैं। ये मूल्यांकन के लिए प्रश्नों और उत्तरों का ढांचा भी देती हैं। अर्थशास्त्र में पाठ्य पुस्तकों की विशेष भूमिका। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मूलभूत सिद्धांत जैसे मांग और आपूर्ति, आर्थिक मॉडल, गणितीय विश्लेषण और वर्तमान आर्थिक नीतियों की समझ जरूरी होती है।
ऐसे में अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तकें निम्नलिखित रूपों में मदद करती हैं। अ मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम विदाउट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। कथन का विश्लेषण। यह वाक्य शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हेमलेट पर आधारित है। हेमलेट, जो डेनमार्क का राजकुमार है, उस नाटक का मुख्य पात्र है। इस कथन का अर्थ, यदि शिक्षा प्रणाली से पाठ्य पुस्तकें हटा दी जाएं, तो वह उसी तरह अधूरी हो जाएगी जैसे हेमलेट नाटक प्रिंस ऑफ डेनमार्क के बिना अधूरा हो जाता है। निष्कर्ष, पाठ्य पुस्तकों के बिना कोई भी शिक्षा प्रणाली दिशाहीन, अव्यवस्थित और भ्रमित हो जाती है। यह कथन पाठ्य पुस्तकों के अनिवार्य और केंद्रीय स्थान को दर्शाता है। अर्थशास्त्र एक नया विषय है। इकोनॉमिक्स इज अ न्यू सब्जेक्ट। व्याख्या। अर्थशास्त्र एक समाज विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करता है। पारंपरिक विषयों जैसे गणित, दर्शन, इतिहास की तुलना में अर्थशास्त्र अपेक्षाकृत नवीन विषय है। इसे एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक विषय के रूप में 18वीं शताब्दी में मान्यता मिली जब एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 प्रकाशित की। क्यों कहा जाता है नया विषय? यह समसामयिक मुद्दों से जुड़ा होता है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, बजट, आर्थिक नीति। इसके सिद्धांत और अवधारणाएं लगातार विकसित हो रही हैं। आज यह केवल थ्योरी नहीं, बल्कि डेटा, विश्लेषण और व्यवहारिक नीति निर्माण का भी हिस्सा है। 3. पाठ्य पुस्तकों का उपयोग, यूजेस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। 4. पाठ्य पुस्तकों के कार्य, फंक्शंस ऑफ अ टेक्स्ट बुक। मुख्य कार्य, ज्ञान का स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज। पाठ्य पुस्तक विषय से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी एक जगह पर उपलब्ध कराती है। शिक्षण के लिए मार्गदर्शक, गाइड फॉर टीचिंग। शिक्षकों को अध्यापन हेतु पाठ योजना बनाने में सहायता देती है। छात्रों को निर्देशित करना, स्टूडेंट गाइडेंस। छात्रों को यह पता रहता है कि क्या पढ़ना है, किस क्रम में पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन, रिवीजन, इवैल्यूएशन। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों और अभ्यास कार्य से आत्म मूल्यांकन संभव होता है। नैतिक और सामाजिक शिक्षा देना, वैल्यू एजुकेशन। कई किताबों में नैतिक मूल्यों, जिम्मेदारी और समाज के प्रति कर्तव्यों का भी वर्णन होता है। शिक्षा का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लर्निंग। सभी छात्रों को एक समान, संतुलित और प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अर्थशास्त्र एक नवीन और समसामयिक विषय है जो तेजी से बदलते वैश्विक और राष्ट्रीय परिवेश से जुड़ा हुआ है। ऐसे विषय के अध्ययन में पाठ्य पुस्तकें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन उनका उपयोग सोच समझकर और संतुलित रूप से किया जाना चाहिए। जहां एक ओर पाठ्य पुस्तकें शिक्षण की रीढ़ हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी सीमाओं को समझना और उन्हें अन्य संसाधनों के साथ जोड़ना भी आवश्यक है। 2. पाठ्य पुस्तकों के मानक सुधार पर कोठारी आयोग के विचार, व्यूज ऑफ कोठारी कमीशन ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक्स। कोठारी आयोग ने माना कि अच्छी पाठ्य पुस्तकें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मूल आधार हैं। भारत में उस समय अनेक पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता निम्न स्तर की थी। व्यावसायिक उद्देश्यों से लिखी गई किताबें शिक्षा को नुकसान पहुंचा रही थीं। शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए मानकीकृत, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की आवश्यकता है। 3. कोठारी आयोग की पाठ्य पुस्तकों पर प्रमुख सिफारिशें, मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन ऑन टेक्स्ट बुक्स। 1. उच्च गुणवत्ता की पाठ्य पुस्तकों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स। अच्छी गुणवत्ता की पाठ्य पुस्तकों के लेखन, समीक्षा और प्रकाशन के लिए विशेष विशेषज्ञ समितियों का गठन हो। किताबें शैक्षिक उद्देश्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएं। 2. एनसर्ट को प्रमुख भूमिका, सेंट्रल रोल टू एनसर्ट। प्रत्येक राज्य में एक राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (ACERT)
की स्थापना हो, जो एनसर्ट के सहयोग से स्थानीय भाषा और संस्कृति के अनुरूप किताबें तैयार करे। 4. पुस्तकें वैज्ञानिक, तर्कसंगत और निष्पक्ष हों। पाठ्य पुस्तकों में किसी भी प्रकार का धार्मिक, जातीय, लैंगिक या राजनीतिक पक्षपात नहीं होना चाहिए। पुस्तकें छात्रों में वैज्ञानिक सोच, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों का विकास करें। 5. पुस्तकों की समीक्षा और सुधार की नियमित व्यवस्था। पाठ्य पुस्तकों की नियमित समीक्षा होनी चाहिए ताकि उन्हें समयानुकूल और अद्यतन रखा जा सके। विशेषज्ञों की समिति प्रत्येक 5 से 6 वर्षों में किताबों की सामग्री, भाषा और प्रस्तुति की समीक्षा करे। 6. शिक्षकों की भागीदारी। पाठ्य पुस्तक निर्माण और मूल्यांकन में शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए ताकि व्यावहारिक जरूरतें पूरी हो सकें। 7. कम लागत पर पुस्तकें उपलब्ध कराना। सरकार को चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण किताबें सस्ती दरों पर छात्रों को उपलब्ध कराएं। जरूरतमंद और पिछड़े क्षेत्रों में मुफ्त पाठ्य पुस्तक वितरण की व्यवस्था हो। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कोठारी आयोग की सिफारिशों ने भारत में पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा और रणनीति प्रदान की। इस आयोग ने यह स्पष्ट किया कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक एक कुशल शिक्षक की तरह होती है। अगर शिक्षक कमजोर भी हो तो अच्छी किताब से विद्यार्थी खुद बहुत कुछ सीख सकता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) की स्थापना हो, जो एनसर्ट के सहयोग से स्थानीय भाषा और संस्कृति के अनुरूप किताबें तैयार करे। 4. पुस्तकें वैज्ञानिक, तर्कसंगत और निष्पक्ष हों। पाठ्य पुस्तकों में किसी भी प्रकार का धार्मिक, जातीय, लैंगिक या राजनीतिक पक्षपात नहीं होना चाहिए। पुस्तकें छात्रों में वैज्ञानिक सोच, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों का विकास करें। 5. पुस्तकों की समीक्षा और सुधार की नियमित व्यवस्था। पाठ्य पुस्तकों की नियमित समीक्षा होनी चाहिए ताकि उन्हें समयानुकूल और अद्यतन रखा जा सके। विशेषज्ञों की समिति प्रत्येक 5 से 6 वर्षों में किताबों की सामग्री, भाषा और प्रस्तुति की समीक्षा करे। 6. शिक्षकों की भागीदारी। पाठ्य पुस्तक निर्माण और मूल्यांकन में शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए ताकि व्यावहारिक जरूरतें पूरी हो सकें। 7. कम लागत पर पुस्तकें उपलब्ध कराना। सरकार को चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण किताबें सस्ती दरों पर छात्रों को उपलब्ध कराएं। जरूरतमंद और पिछड़े क्षेत्रों में मुफ्त पाठ्य पुस्तक वितरण की व्यवस्था हो। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कोठारी आयोग की सिफारिशों ने भारत में पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा और रणनीति प्रदान की। इस आयोग ने यह स्पष्ट किया कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक एक कुशल शिक्षक की तरह होती है। अगर शिक्षक कमजोर भी हो तो अच्छी किताब से विद्यार्थी खुद बहुत कुछ सीख सकता है। स्वत शिक्षण एवं प्रतिस्पर्धी परीक्षा। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, राज्य स्तर की परीक्षाएं के लिए संदर्भ पुस्तकें हर विषय की गहराई से तैयारी कराने में सहायक होती हैं। वर्तमान एवं नवीन सामग्री। अर्थशास्त्र जैसी विषय में लगातार नई आर्थिक घटनाएं, शोध, आंकड़े एवं नीतियां आती जाती रहती हैं। संदर्भ पुस्तकें पाठ्य पुस्तकों से अधिक शीघ्र नवीकरण हो सकती हैं या ऐसे नए संस्करण आ सकते हैं जिनमें नवीन जानकारी हो। पाठ्य पुस्तकें, खासकर एनसर्ट या विश्वविद्यालयों बटा महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित विषयों की पुस्तकें, शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, पर इनमें कुछ सीमाएं भी हैं। नीचे उन पर एक आलोचनात्मक दृष्टि दी है। उदाहरण, हिंदी में कुछ पुस्तकें और उनकी विशेषताएं। यहाँ कुछ हिंदी भाषी अर्थशास्त्र की पुस्तकें और उनकी खूबियां और कमियां। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, केडी स्वामी का तीसरा संस्करण। सामग्री अपेक्षाकृत गहरी है, हिंदी में पठन आसान है। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अशोक सोनी, ओम प्रकाश सुखवाल, मनीष कुमार रावल। राष्ट्रीय आय, रोजगार, सामाजिक लेखांकन आदि विषयों पर अच्छा विश्लेषण। अध्याय अंत में प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं।
प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स और व्यावसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसी पुस्तकें जो विशिष्ट अनुप्रयोग आधारित विषयों को हिंदी में उपलब्ध कराती हैं। इनमें से कुछ में उदाहरणों की प्रासंगिकता स्थानीय है, लेकिन वैश्विक संदर्भ कम होता है। नवीन आर्थिक नीतियों की चर्चा या विश्लेषण अपेक्षाकृत कम होता है, जैसा कि विदेशी मुद्रा नीति, वैश्विक आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन आदि। आंकड़े और स्रोत सोर्सेस स्पष्ट नहीं होते, कुछ आंकड़े बहुत पुराने होते हैं। सुझाव: पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। पाठ्य पुस्तक की मूल सामग्री अच्छी तरह समझें, सिद्धांत, परिभाषाएं, मॉडल आदि, क्योंकि परीक्षा और आधार यही होता है। संदर्भ पुस्तकें प्रयोग करें उन विषयों में जहां पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त हो, उदाहरणों, एप्लीकेशंस, समसामयिक अर्थशास्त्र पर अध्ययन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय संदर्भों में तुलनात्मक अध्ययन करें, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाएं, विदेश नीति, वैश्विक बैंकिंग संकट इत्यादि को देखें। ताज़ा आंकड़े और समाचार स्रोत जोड़ें। सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण, आरबीआई रिपोर्ट, विश्व बैंक बटा IMF डाटा आदि। वैकल्पिक सिद्धांतों की जानकारी लें। अर्थशास्त्र में विभिन्न संगठनों और आलोचनाएं मौजूद हैं। विद्यार्थी द्वारा उनमें से कुछ जानना, चर्चाएं करना उपयोगी है। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।